नमस्कार साथियों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, 19वीं सदी के मध्य में जहां एक तरफ दुनिया के बड़े से बड़े देश वर्ल्ड वॉर 2 के सदमे से उभर ही रहे थे, वहीं मिडिल ईस्ट में एक ऐसा देश भी था जो अपने ओवर एम्बिशन की वजह से खुद युद्ध को निमंत्रण दे रहा था। जी हां, 19वीं सदी में तेल का खजाना कहा जाने वाला इराक और उसका तानाशाह सद्दाम हुसैन, जो खुद को इस्लामिक देशों का हीरो मानता था, वह ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपने पड़ोसी देशों पर रौब जमाने की कोशिशें कर रहा था। उसकी इन्हीं नाकामयाब कोशिशों का परिणाम यह हुआ कि इराक को 2 बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा और दुनिया को गल्फ वॉर का मंजर देखना पड़ा। इसका परिणाम सिर्फ इराक की तबाही था। सद्दाम हुसैन ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते जिस तरह से इराक के साथ अपनी जान गंवाई, उसके बारे में सोचकर कुछ पंक्तियां याद आती हैं। कुछ पाने की चाह में सब कुछ गवा दिया, आसमां की आरज़ू में घर जला दिया। उड़ान ऊंची थी मगर पर कतर दिए गए, हद से ज्यादा चाहत ने रास्ता भटका दिया। असल में बात यह थी दोस्तों कि सन 1980 से 1988 के बीच ईरान और इराक के बीच शत-अल-अरब नाम की एक नदी को लेकर युद्ध चल रहा था। 1988 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मध्यस्थता से यह युद्ध खत्म तो हुआ, लेकिन दोनों देशों की दुश्मनी खत्म नहीं हुई थी। खास बात यह थी कि इस युद्ध के दौरान अमेरिका, कुवैत, सऊदी अरब जैसे कई देशों ने इराक का साथ दिया और लोन के रूप में फाइनेंशियल एड भी दिया था। यही लोन इराक और कुवैत की दुश्मनी का कारण बना, क्योंकि जब कुवैत और सऊदी अरब अपना पैसा वापस मांगने पहुंचे तो इराक ने उन्हें मना कर दिया। युद्ध की वजह से इराक जिस स्तर पर बर्बाद हुआ था, उससे इराक पर उस लोन को नहीं चुका पाने का संकट था ही। ऐसे में इराक यह चाहता था कि कुवैत और सऊदी अरब उसका यह लोन माफ कर दें, लेकिन दोनों ने ही उसकी एक न सुनी। इराक पर कुवैत और सऊदी अरब का कुल मिलाकर उस समय $37 बिलियन का कर्ज था। इराक का मानना था कि इस कर्जे को गल्फ कंट्रीज इस आधार पर माफ कर देंगे कि इराक ने अरेबियन पेनिनसुला में ईरानी एक्सपेंशन को रोक दिया है और यह डेट उसी का मुआवजा है। लेकिन इराक की इस मांग को सभी देशों ने सिरे से खारिज कर दिया। जब कुवैत ने भी इराक की इस मांग को रिजेक्ट किया, तब इराक ने कुवैत को मिलिट्री अटैक की धमकी देना शुरू कर दिया। असल में इराक यह जानता था कि कुवैत ऑयल प्रोडक्शन की वजह से काफी अमीर देश है, लेकिन उसकी सेना बहुत कमजोर है। इसके चलते इराक ने वारबा और बबिया द्वीपों की ओनरशिप को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया, जबकि इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच पहले से ही आपसी सहमति हो रखी थी। यही नहीं, जुलाई 1990 आते आते इराक ने कुवैत और यूएई पर यह आरोप लगाए कि कुवैत अपनी तय ऑयल प्रोडक्शन लिमिट से ज्यादा तेल निकाल रहा है, जिससे तेल की कीमतें गिर रही हैं। साथ ही इराक का यह भी कहना था कि कुवैत, इराक-कुवैत सीमा पर जो मौजूद रामायण है, वहां से चोरी छुपे तेल निकाल रहा है, जिससे इराक को नुकसान हो रहा है। जाहिर है, इराक के इन आरोपों की वजह से गल्फ कंट्रीज, खासकर कुवैत में काफी हलचल मच गई। कुवैत तक तो ठीक था, लेकिन उन दिनों इराक की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने अमेरिका को भी लपेटे में ले लिया। इराक ने इजराइल और अमेरिका पर भी यह आरोप लगा दिए कि अमेरिका जानबूझकर कुवैत के जरिए तेल की कीमतें कम करवा रहा है, ताकि इराक को आर्थिक नुकसान हो। अब इराक की इन धमकियों से अमेरिका कहाँ डरने वाला था। अमेरिका ने भी इराक को यह वार्निंग दे दी कि अगर इराक ने किसी भी देश पर हमला किया, तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। यानी अमेरिका भी अब लगभग इराक से दो हाथ करने के लिए तैयार हो चुका था। पर जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी समस्या का हल अगर बातचीत से निकल सकता हो, तो बैठकर बातचीत करने में क्या हर्ज है। यही अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भी सोचा। उन्होंने इराक के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए रखने के लिए 12 अप्रैल 1990 को अमेरिकी सीनेटरों का एक डेलीगेशन सद्दाम हुसैन से मिलने भेजा, जिसका नेतृत्व उस समय सीनेटर रॉबर्ट डोल कर रहे थे।
यही नहीं, इसके 3 महीने बाद 27 जुलाई 1990 को व्हाइट हाउस ने अपने एक राजदूत के जरिए सद्दाम हुसैन को एक पत्र भी भेजा, जिसमें कहा गया कि अमेरिका इराक के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है। लेकिन सद्दाम हुसैन ने किसी की नहीं सुनी। उन पर तो सत्ता का नशा जो चढ़ा था। जॉर्ज बुश का बातचीत से हल निकालने का सपना तब मिट्टी में मिल गया जब CIA की रिपोर्ट से यह पता चला कि इराक ने अपनी 1 लाख सैनिकों की टुकड़ी और 300 सैन्य टैंक कुवैत की सीमा पर तैनात कर दिए हैं। अपनी दहलीज पर आ रहे युद्ध को देखते हुए अगले ही दिन इराकी, कुवैती और सऊदी रिप्रेजेंटेटिव्स ने जेद्दाह में एक मीटिंग की, जिससे इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। लेकिन यह मीटिंग असफल रही। हालांकि इस मीटिंग के दौरान सद्दाम हुसैन ने इजिप्ट के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक और सऊदी अरब के राजा फहद इब्न अब्दुल अजीज से कुवैत पर हमला न करने का वादा किया, लेकिन वह एक झूठा वादा था, क्योंकि इसके 4 दिन बाद ही 2 अगस्त 1990 को वही हुआ जिसका सबको डर था। इस दिन लाखों इराकी सैनिकों ने कुवैत पर धावा बोल दिया। सद्दाम हुसैन को लग रहा था कि उसके कुवैत पर आक्रमण के दौरान बाकी गल्फ देश चुपचाप बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यह उसका भ्रम था, क्योंकि कुवैत पर आक्रमण के तुरंत बाद अरब लीग के 2/3 देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा कर दी। साथ ही कुवैत के राष्ट्रपति और सऊदी अरब के राजा ने अमेरिका और नाटो देशों से इस मामले में दखल देने की अपील कर दी। यानी उन्होंने साक्षात सुपर पावर अमेरिका को ही युद्ध में एंट्री लेने का निमंत्रण दे दिया था। इराक की इस हरकत को देखते हुए जॉर्ज बुश के साथ साथ ब्रिटेन और सोवियत संघ ने भी सद्दाम हुसैन की इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में आलोचना की। यही नहीं, अमेरिका ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 12,722 और 12,723 जारी करके नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी, जिससे सभी कुवैती और इराकी एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया और इराक के साथ सभी व्यापारिक लेनदेन रोक दिए गए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने कुवैत और सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मिलिट्री कैंपेन की योजना बनाई। साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) में 14 के मुकाबले 0 मतों से इराक को कुवैत से बिना किसी शर्त के पीछे हटने का आदेश दिया गया। लेकिन इराक कहाँ इन आदेशों को मानने वाला था? इसी वजह से सऊदी अरब के राजा फहद ने अमेरिकी रक्षा मंत्री डिक चेनी से मुलाकात करके आधिकारिक रूप से अमेरिकी सैन्य सहायता की मांग रखी। यानी नेकी और पूछ-पूछ, अमेरिका तो पहले से ही तैयार बैठा था। अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज को इराक से बचाने के लिए ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड शुरू कर दिया। जैसे ही इराक ने कुवैत पर हमला किया, अमेरिका ने कुवैत समेत सऊदी अरब और बाकी गल्फ कंट्रीज को बचाने के लिए UN अलायंस फोर्सेस का गठन करना शुरू कर दिया। साथ ही अमेरिका ने UNSC से इराक के खिलाफ रेजोल्यूशन 660 जारी करवा दिया, जिसमें इराक को दोबारा और तुरंत बिना किसी शर्त के पीछे हटने की मांग की गई। इसके अलावा रेजोल्यूशन 661 के तहत इराक पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और कुवैत पर इराक के कब्जे को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। इन सब के बावजूद सद्दाम हुसैन ने अपनी सेनाएं वापस नहीं लीं। उल्टा उसने कुवैत के तेल भंडारों और तेल उत्पादन क्षेत्रों को नष्ट करना शुरू कर दिया। इस बमबारी और हमले की बदौलत इराक ने 28 अगस्त 1990 आते आते पूरी तरह से कुवैत पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन ने तो कुवैत को इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया। फिर आया 29 सितंबर 1990, जब अमेरिका के सुप्रसिद्ध अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से यह खबर छापी कि इराक के पास बायोलॉजिकल वेपन है। बायोलॉजिकल वेपन के नाम मात्र से ही बड़े बड़े देश हिल जाते हैं। ऐसे में अगर इराक के पास यह वेपन है, तो यह बंदर के हाथ में बंदूक जैसी स्थिति बन गई। अमेरिका को डर था कि अगर इराक ने इस बार कोलिशन फोर्सेस पर केमिकल वेपन्स का उपयोग कर लिया, तो इससे उसकी सेनाओं को भारी नुकसान होगा और इस वजह से कई देश पीछे हट सकते हैं। लेकिन कुवैत को हथियाने के बाद
इराक के बदलते रवैये को देखते हुए मिडिल ईस्ट और यूरोप के लगभग 39 देश अमेरिका के पीछे खड़े हो गए और उनकी लाखों की सेना सऊदी अरब की सीमा पर इकट्ठा होने लगी। अमेरिका के भी कई लड़ाकू विमान, सैनिक और नेवी शिप्स गल्फ की सुरक्षा के लिए इराक की ओर बढ़ना शुरू कर दिए। इधर लगातार मिल रही चेतावनियों के बावजूद भी सद्दाम हुसैन ना तो कुवैत से बाहर निकलने को तैयार थे और ना ही युद्ध रोकने के लिए। जब अमेरिका के सभी हथकंडे फेल हो गए तो 29 नवंबर 1990 को अंतिम प्रयास के रूप में यूएनएससी ने रेजोल्यूशन 678 पारित किया। इस रेजोल्यूशन के तहत इराक को कुवैत से पूरी तरह पीछे हटने के लिए 45 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र की सभी कोलिशन फोर्सेस को अनुमति है कि वे इराक और कुवैत में घुसकर युद्ध कर सकती हैं। लेकिन सद्दाम हुसैन तो सद्दाम हुसैन थे। वे कहाँ मानने वाले थे। समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी इराक कुवैत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसे देखते हुए अंतिम चेतावनी के रूप में अमेरिकी विदेश मंत्री ने इराकी विदेश मंत्री से मुलाकात करके उन्हें यह समझा दिया कि अगर इराक कोलिशन फोर्सेस पर किसी भी तरह का बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करेगा तो अमेरिका भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जब सभी डिप्लोमेटिक टॉक्स फेल हो गईं, तो फाइनली अमेरिका ने कोलिशन फोर्सेस की 7 लाख सैनिकों की टुकड़ी के साथ मिलकर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू कर दिया। Operation Desert Storm. America at war, one of the largest air campaigns in our military history took place. Operation Desert Storm, among the first aircraft to swoop from the night sky. The smoke from burning oil wells gave the sky dull grey overcast. इस ऑपरेशन की शुरुआत 17 जनवरी 1991 की सुबह 3 बजे हुई, जब कोलिशन फोर्सेस के स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स ने इराक की राजधानी बगदाद को निशाना बनाना शुरू किया। करीब 27 हेलफायर मिसाइलों ने बगदाद में मौजूद इराकी रडार साइट्स को तबाह कर दिया। 100 से अधिक हाइड्रा 70 रॉकेट्स ने एंटी एयरक्राफ्ट गन को नष्ट कर दिया। कोलिशन फोर्सेस की इस एयर स्ट्राइक और बमबारी की वजह से इराक के कम्युनिकेशन नेटवर्क, वेपन प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरी, इराकी कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी, यहां तक कि सद्दाम हुसैन के पैलेस जैसी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर हमला किया गया, जिससे इराकी सेना की सप्लाई चेन पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसके जवाब में इराक ने इजराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया और उस पर इकड़ मिसाइल से बड़ा हमला किया। इराक का मकसद था कि इजराइल इस हमले का जवाब दे, जिससे कोलिशन फोर्सेस और इजराइल के बीच तनाव बढ़े और युद्ध और ज्यादा भड़क जाए। लेकिन अमेरिका के कहने पर इजराइल ने इस हमले का कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह सद्दाम हुसैन की यह चाल नाकामयाब रही। इसके बाद सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरब को अपना अगला निशाना बनाया। लेकिन इससे पहले कि इराकी सेना ज्यादा नुकसान कर पाती, 24 फरवरी 1991 को यूएन कोलिशन फोर्सेस ने इराकी सेना के खिलाफ ग्राउंड कैंपेन की शुरुआत कर दी, जिसके तहत कोलिशन फोर्सेस ने सऊदी अरब और कुवैत में मौजूद इराकी सैनिकों का सफाया करना शुरू कर दिया। सिर्फ 4 दिनों के अंदर कोलिशन फोर्सेस ने इराकी सेना को कुवैत से बाहर खदेड़ दिया और कुवैत को आज़ाद करा दिया। 27 फरवरी 1991 तक कोलिशन फोर्सेस ने सऊदी अरब और कुवैत से इराकी सेना को पूरी तरह बाहर निकाल दिया। अपनी हार को सामने देखकर सद्दाम हुसैन ने कुवैत में मौजूद सभी ऑयल प्रोडक्शन रीजन्स और रिफाइनरी को उड़ा देने का आदेश दे दिया, जिससे कुवैत को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। 28 फरवरी 1991 तक सद्दाम हुसैन ने अपनी इराकी सेना को कुवैत से वापस बुला लिया और आधिकारिक तौर पर हार मान ली। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कोलिशन फोर्सेस ने इराक के 3000 टैंकों, 1400 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और 2200 आर्टिलरी को नष्ट कर दिया। इस युद्ध में लगभग 8000 से 10,000 इराकी सैनिक मारे गए, जबकि कोलिशन फोर्सेस के केवल 300 सैनिक मारे गए। इसके बाद 2 मार्च 1991 को यूएनएससी ने रेजोल्यूशन 686 और रेजोल्यूशन 687 जारी किया।
युद्ध विराम के लिए इराक के सामने शर्त रखी गई कि युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी, साथ ही कुवैत से चुराई गई सभी प्रॉपर्टीज को वापस लौटाना होगा। इराक को अपने पास मौजूद सभी बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स यूएन को सौंपने होंगे। इराक ने इन सभी शर्तों को मान लिया, सिवाय अपने जैविक और रासायनिक हथियार लौटाने के, जिसकी वजह से इराक और अमेरिका के बीच युद्ध के बाद भी तनाव बना रहा। जब यूएन की टीम इन बायोलॉजिकल वेपन्स को इन्वेस्टिगेट करने इराक पहुंची, तो वहां पर भी उन्हें सद्दाम ने एंट्री देने से मना कर दिया। इसे पता था कि यही केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन इंस्पेक्शन एक दिन अमेरिका के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाले झूठे नैरेटिव का हिस्सा बनेंगे। यही झूठा नैरेटिव सेकंड गल्फ वॉर की नींव रखेगा, जिससे एक बार फिर मिडिल ईस्ट में तबाही की आग होगी और जिसमें झुलसकर सद्दाम हुसैन की कब्र खुद जाएगी। जब डिस्ट्रक्शन के इंस्पेक्शन टीम को कंप्लाई करने से मना कर दिया गया, तो 1998 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इराक के खिलाफ फिर से एक नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स। अमेरिकी आर्म फोर्सेस ने ब्रिटिश फोर्सेस के साथ मिलकर इराक में मौजूद सो कॉल्ड वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन साइट्स, न्यूक्लियर साइट्स और बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स को नष्ट करने के लिए कुछ संभावित लोकेशंस पर बमबारी की। यह ऑपरेशन 16 से 20 दिसंबर तक चला, जिसमें इराकी डिफेंस इंस्टॉलेशन साइट्स, नेशनल कमांड कंट्रोल सेंटर, सिक्योरिटी यूनिट्स और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इस बमबारी से अमेरिका और बाकी देश कुछ दिन के लिए तो शांत हो गए, लेकिन इराक की गद्दी पर बैठा सद्दाम हुसैन अभी भी उनकी आंखों में खटक रहा था। साल 2001 तक अमेरिका और बाकी देशों ने इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने का पूरा मन बना लिया। इसी बीच एक आपदा के रूप में उन्हें अवसर भी मिल गया, क्योंकि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ट्विन टावर्स पर भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसे हम 9/11 अटैक के नाम से जानते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी भले ही अल-कायदा ने ली हो, लेकिन अमेरिका को इसमें भी सद्दाम हुसैन का ही हाथ दिखा। इसी हमले के बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया एक्सिस ऑफ ईविल देश हैं, और अगर इनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो यह दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। उन्होंने फिर से इराक के पास हथियार होने का दावा किया और 8 नवंबर 2002 को यूएन में एक रेजोल्यूशन 1441 पारित करवाया। इसके तहत इराक को यूएन इंस्पेक्शन टीम के साथ सहयोग करने के लिए दबाव डाला गया। मामले की गंभीरता को भांपते हुए सद्दाम हुसैन ने भी इंस्पेक्शन टीम के साथ सहयोग करने के लिए हामी भर दी, लेकिन इससे भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश का मन नहीं भरा। उन्होंने इराक पर हमला करने की योजना बना ली। उन्होंने आरोप लगाया कि इराक यूएन इंस्पेक्शन टीम के काम में बाधा डालकर अपने उन्हीं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को छिपा रहा है। मतलब, ना सिर पैर वाली बातें, क्योंकि उन्होंने तो मन पहले ही बना लिया था। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जिस समय प्रेसिडेंट बुश इराक पर हमले की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी समय CIA और अन्य देशों की खुफिया एजेंसियों ने यह पता लगा लिया था कि इराक के पास ना तो परमाणु बम है और ना ही वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसा कुछ भी। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति बुश मानने को तैयार नहीं थे। उल्टा, उनके कुछ अधिकारियों ने यह तक कह दिया कि इराक और अल-कायदा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कारण बस होना चाहिए। प्रेसिडेंट बुश तो इराक पर हमले का मन बना ही चुके थे, पर जर्मनी और फ्रांस ने इस योजना को खारिज कर दिया। लेकिन ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका का समर्थन कर दिया, जिसके चलते 2002 में यूएस कांग्रेस ने भी अमेरिकी सेना को इराक पर हमला करने की अनुमति दे दी। फरवरी 2003 में, जब अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पावेल ने यूएनएससी से इराक पर हमले की अनुमति मांगने का प्रस्ताव रखा, तो रूस और फ्रांस के वीटो की संभावना को देखते हुए उन्होंने खुद ही इस रेजोल्यूशन को वापस ले लिया। पर इसके बावजूद 17 मार्च 2003 को राष्ट्रपति बुश ने सद्दाम हुसैन और उनके बेटों को इराक छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उस समय अमेरिका के इस फैसले का संयुक्त राष्ट्र, रूस,
जर्मनी और फ्रांस ने कड़ा विरोध किया था, पर अमेरिका नहीं माना। फाइनली उसने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इस ऑपरेशन में अमेरिका के साथ ब्रिटेन, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। मिलिट्री पावर की बात की जाए तो इस ऑपरेशन में ब्रिटेन ने 45,000 सैनिक, अमेरिका ने लगभग 3 लाख सैनिक, ऑस्ट्रेलिया ने 2,000 सैनिक और पोलैंड ने 142 सैनिक भेजे। कुवैत ने इराक पर आक्रमण करने के लिए अपनी जमीन दे दी, जबकि स्पेन और इटली ने कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक समर्थन दे दिया। कुछ इस तरह 20 मार्च 2003 को सेकंड गल्फ वॉर, जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा जाता है, शुरू हो गया। ऑपरेशन की शुरुआत। ऑपरेशन की शुरुआत में ही कोएलिशन फोर्सेस ने बड़े स्तर पर बमबारी शुरू कर दी, जिससे इराकी सेना को रिटेलिएट करने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ 5 हफ्तों के भीतर ही इराकी सेना ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने इराक के बड़े शहरों पर कंट्रोल पा लिया। इस भीषण ऑपरेशन में अमेरिका तो जीत गया, लेकिन मानवता हार गई, क्योंकि इस भारी बमबारी के दौरान लगभग 4,61,000 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। साथ ही युद्ध की वजह से करीब $3 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। सद्दाम हुसैन की तलाश, ऑपरेशन रेड डॉन। मई 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सद्दाम हुसैन को सत्ता से उखाड़ फेंकने का निर्णय ले लिया। इसके बाद सद्दाम हुसैन अंडरग्राउंड हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसे ऑपरेशन रेड डॉन नाम दिया गया। जैसे ही अमेरिकी सेना ने इराक पर कब्जा किया, उसी समय सद्दाम हुसैन की तलाश में एक बड़ा मैनहंट शुरू कर दिया गया। जुलाई से दिसंबर 2003 के बीच चले इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने इराक के बड़े शहरों का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अमेरिकी सेना को पहला बड़ा सुराग। 1 दिसंबर 2003 को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के हाथ सद्दाम हुसैन का ड्राइवर लग गया, जिसने उनके सबसे करीबी सहयोगी मोहम्मद इब्राहिम उमर अल मुस्लिम का नाम बताया। अगले 2 हफ्तों तक स्पेशल फोर्सेस ने मोहम्मद के 40 से ज्यादा परिवार वालों से पूछताछ की, क्योंकि मोहम्मद भी अंडरग्राउंड हो चुका था। लेकिन 11 दिन बाद 12 दिसंबर 2003 को जब स्पेशल फोर्सेस ने बगदाद के एक इंसर्जेंट क्वार्टर पर रेड मारी, तब वहां पर मोहम्मद उमर मिल गया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तब उसने सद्दाम हुसैन की संभावित लोकेशन की जानकारी दी। सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी। अगले ही दिन, यानी 13 दिसंबर 2003 को यूएस स्पेशल फोर्सेस ने बगदाद के पास स्थित अल-अदवार शहर में 2 ठिकानों पर छापेमारी की। इन ठिकानों को लोन वुल्फ 1 और लोन वुल्फ 2 कोडनेम दिया गया था। स्पेशल फोर्सेस ने इन दोनों ठिकानों को अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन शुरुआत में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फिर एक ऑपरेटर की नज़र मकड़ी के जाले पर पड़ी। जैसे ही उस पर ग्रेनेड फेंका गया, एक छुपी हुई सुरंग का एंट्री पॉइंट खुल गया। जब स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने उस सुरंग के अंदर जाकर देखा, तो वहां इराक का सबसे कुख्यात तानाशाह सद्दाम हुसैन छिपा हुआ मिला। मिडिल ईस्ट का तानाशाह, जो अब बेबस था। इराक जैसे देश का तानाशाह, जो कभी अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश करता था, जिसे मिडिल ईस्ट का हीरो बनना था, अब समय बदल चुका था। गिरफ्तारी के 3 साल बाद, एक प्रॉपर कोर्ट हियरिंग के बाद, सद्दाम हुसैन को मृत्युदंड दे दिया गया। भारत और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने इस फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। फिर 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को ऑन कैमरा फांसी दे दी गई। इस तरह इराक के सबसे क्रूर तानाशाह का अंत हो गया। लेकिन सद्दाम हुसैन के मारे जाने के बाद भी इराक की परेशानियां खत्म नहीं हुईं। 2004 तक इराक में पावर वैक्यूम के चलते सेक्टेरियन इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच सत्ता को लेकर सिविल वॉर छिड़ गया। यही कारण था कि सेकंड गल्फ वॉर 2003 से 2011 तक, यानी 8 सालों तक चला।
बराक ओबामा का फैसला। 2011 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी सेना को पूरी तरह इराक से वापस बुलाने का फैसला किया। I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended. Operation Iraqi Freedom is over, and the Iraqi people now have lead responsibility for the security of their country. लेकिन इतने सालों बाद भी इराक उस तबाही से उबर नहीं पाया जो अमेरिका के एक जिद्दी राष्ट्रपति की वजह से हुई थी। आज भी इराक एक बर्बाद देश बना हुआ है। साजिश का पर्दाफाश। इस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की वजह से यह सब हुआ। बाद में अलग अलग सोर्सेस से पता चला कि इराक में ऐसा कोई हथियार था ही नहीं और ना ही सद्दाम हुसैन ने कभी ऐसे किसी हथियार को बनाने का आदेश दिया था। सच्चाई यह थी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने जिन राफिन अल जनाब और मेजर मोहम्मद हारिस के कहने पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को सच मान लिया था, वो दोनों ही सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फर्जी सबूत गढ़े और झूठ फैलाया। बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने भी यह स्वीकार किया कि इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसी कोई चीज थी ही नहीं। जब CIA के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई किए गए तो उनमें भी यही खुलासा हुआ। साथ ही कई बड़े CIA अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों ने भी इस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को अमेरिका की धोखाधड़ी, घोटाला और CIA की साजिश बताया। आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका ने अपनी जिद के चलते सिर्फ सद्दाम हुसैन ही नहीं बल्कि पूरे इराक को तबाह कर दिया? क्या यह जायज था? कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कौन सी कहानी आप हमसे सुनना चाहते हैं वह भी सजेशन में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।